हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल रही है और हम लोग पेपर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, लिंग, विद्यालय और समाज, यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी को हम लोग बिल्कुल बेसिक से कवर करते हुए आ रहे हैं। और आज ये क्लास नंबर 13 है और क्लास नंबर 13 में हम लोग जिसको कवर करने जा रहे हैं वो है स्त्री शिक्षा यानी वुमेन एजुकेशन को समझेंगे, स्कूलिंग यानी विद्यालयीकरण को समझेंगे और लिंगी भेद क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। और इसके बाद 2 क्लास और आएगी और आपका पेपर सेकंड बिल्कुल बेसिक से कवर हो जाएगा यानी एंड हो जाएगा। तो इसको लेके बिल्कुल निश्चित रहिए कि कितनी क्लास और चलने वाली, ठीक है। लगभग 15 से 16 क्लास में ये आपका पेपर सेकंड समाप्त हो जाएगा। चलिए, ये क्लास वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, साथ में महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और आपके सिलेबस का पार्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, तो पूरी क्लास को बहुत बेहतर रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्त्री शिक्षा से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा भैया, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? जिन्हें पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर जी, विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस सर जी कब मनाया जाता है। और मैं आपको हिंट भी दे दे रहा हूं, ये मार्च में मनाया जाता है, लेकिन किस डेट को मनाया जाता है? जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वरना देख के आके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले स्त्री शिक्षा की। तो इसके पहले जो हम लोग 12th क्लास को डिस्कस किए थे, यानी 12वीं क्लास को जो डिस्कस किए थे, उसमें भी हम लोग स्त्री शिक्षा के बारे में पढ़े थे, लेकिन औपचारिक स्त्री शिक्षा के बारे में पढ़े थे, अनौपचारिक स्त्री शिक्षा के बारे में पढ़े थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे वुमेन एजुकेशन यानी स्त्री शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने हेतु कौन कौन से सुझाव दिए गए तरह तरह की कमेटियों द्वारा, और सबको समेट के हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ पॉइंटों में कि स्त्री शिक्षा को और ज्यादा एक तरीके सबल बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सुझाव हैं। आपके एग्जाम में यहां से हर साल क्वेश्चन आ जाता है कि भैया स्त्री शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु कुछ सुझावों का विवेचना करिए, कुछ पॉइंटों की विवेचना करिए। तो इन पॉइंटों को आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं पूरे बेहतर रूप में और अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। आइए सबसे फर्स्ट सुझाव की बात करते हैं स्त्री शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के हेतु, कि स्त्री शिक्षा को राष्ट्र की प्रमुख समस्या मानकर, यानी जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 आया था तो ये राष्ट्र की समस्या थी, यानी राष्ट्र को इससे उभरना जरूरी हो गया था। उसी प्रकार यदि महिला को आप आगे लाना चाहते हैं, यदि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, तो जो भी स्त्री शिक्षा है ना, इसे राष्ट्र की समस्या बनाइए और भैया कुछ उसका उत्तरदायित्व तो कुछ समय के लिए केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दीजिए, ताकि वो कार्यभार संभाले और स्त्री शिक्षा में बेहतर सुधार कर पाए। तो फर्स्ट सुझाव अपने दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है। आइए सेकेंड सुझाव की बात करते हैं, यानी स्त्री शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने हेतु सेकेंड सुझाव क्या हो सकते हैं? तो स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा में जो व्याप्त विषमताएं हैं, अच्छा विविधताओं को आप विभिन्नताएं भी कह सकते हैं, विभिन्नताएं भी कह सकते हैं, जो व्याप्त यानी एक तरीके से जो विभिन्नताएं दिखती हैं उनको समाप्त करके जो स्त्रियों की शिक्षा है पुरुषों की शिक्षा के समान ही महत्व प्रदान किया जाए। सीधे सीधे कह सकते हैं कि भैया स्त्री पुरुष की शिक्षा में कोई भेदभाव न किया जा रहा हो, ये स्त्री शिक्षा में एक तरीके से सुधार कह सकते हैं, एक तरीके सुदृढ़ बनाने हेतु तो सुझाव हो सकता है सेकंड पॉइंट, ठीक है। आइए अगले पॉइंट को समझिए, स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु पृथक पृथक भैया प्रशासनिक व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी एक तरीके जो भी महिला एजुकेशन है उस पर ध्यान केंद्रित करिए, जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है उसका ध्यान केंद्रित करिए महिला शिक्षा की तरफ, तो भैया इनमें एक तरीके से बेहतर सुधार होना संभव हो जाएगा। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला परिषद का गठन किया जाए और इन्हीं शिक्षाएं तो उत्तरदायी बनाया जाए, यानी अगर महिलाओं की शिक्षा में कोई त्रुटि पाई जा रही है या फिर कोई गड़बड़ी पाई जा रही है तो इन्हें उत्तरदायी, यानी ये अपना उत्तर भी दें गवर्नमेंट को कि भैया किस कारण से महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, 100% एडमिशन नहीं ले पा रही हैं, वो कारण भी इनसे पूछा जाए। एक तरीके से ये भी इसके सुधार में आएगा, ठीक है। आइए फिफ्थ पॉइंट को समझिए, केंद्रीय सरकार स्त्री शिक्षा के संबंध में एक निश्चित नीति बनाए, उसके प्रचार प्रसार हेतु योजना का निर्माण कर उसे प्रांतीय सरकारों यानी जो वहां की
स्थानीय सरकारें हैं जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उस तरीके की सरकारों को सौंप दे। यानी केंद्र सरकार एक ढांचा तो तैयार करे कि हाँ महिलाओं को ऐसे ऐसे हमें पढ़ाना है, लेकिन वो भैया योजना को किसको सौंप दे, क्योंकि राज्य स्तर को सौंप दे, राज्यों को सौंप दे, ताकि राज्य उसे बिल्कुल एग्जीक्यूट कर पाए अच्छे से। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को समझ लीजिए। स्त्री शिक्षा विषय योजनाओं हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि आवंटन किया जाए। साफ साफ बात है भैया, अगर स्त्री शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं या उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव चाहते हैं तो कुछ धन की तो आवश्यकता होगी। तो ये केंद्र सरकार को चाहिए कि कुछ राशि का आवंटन किया जाए महिला शिक्षा को लेके भी, तो इसका भी इस तरीके से सुधार होगा, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को अधिक सुविधा प्रदान कीजिए। देखिए कहते हैं ना, शुरू में अगर मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं किसी रिश्तेदारी में, अगर जैसे ही गए आपका आदर सम्मान हो गया तो आप तुरंत फिर उस रिश्तेदारी जाने का प्रयास करेंगे। तो उसी प्रकार बच्चे, अगर कोई बालिका या फिर मान लीजिए यहाँ पे बालक भी कह लीजिए, जरूरी नहीं कि बालिकाएं ही हैं, तो अगर मान लीजिए कोई बालक कोई बालिकाएं शुरू में पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे अध्यापक एकदम उनका व्यवहार फ्रेंडली हो, आपसे घुल मिल के रहे, आपकी कोई समस्या हो अच्छे से बात करें, उसे निदान करने का प्रयास करें, तो एडमिशन 100% बढ़ेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा बालिकाएं एडमिशन लेंगी, उनको हर सुविधा, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, उनके लिए भी टीचर हो, मैम हो, तो उनका प्रॉब्लम सुने भी समझे भी, तो इस तरीके से वहां पे सुविधाएं प्रदान करोगे तो एडमिशन और ज्यादा होगा और महिला शिक्षा में सुधार आना निश्चित ही है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। चलिए आइए, प्राथमिक स्तर पर बालक बालिकाओं हेतु समान पाठ्यक्रम। हाँ, बात बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर जो भी 1 से लेकर 5th तक है, अगर जो भी भैया लड़की हैं चाहे लड़के हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके पाठ्यक्रम में भेदभाव ना करिए कि तुम लड़की हो तुम ये कर लो, तुम लड़के हो तुम वो कर लो। बिल्कुल ये बात गलत है। अगर भेदभाव किए तो समझिए आप महिला शिक्षा को सुदृढ़ नहीं बना रहे, बल्कि उसकी बुनियाद को तोड़ रहे हैं, ये भी जानते रहिएगा। यानी प्राथमिक स्तर पर बालक बालिका हो, उनके पाठ्यक्रम में कोई छेड़छाड़ करिए ही मत। ठीक, आइए अगले पॉइंट को समझ लीजिए। बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक व्यवस्था कीजिए। यानी जो भी बालिकाएं हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा भी दो। किसी भी स्थिति में बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भेदभाव बिल्कुल जीरो होना चाहिए, तो महिलाओं की शिक्षा को एक तरीके से आप सुदृढ़ बना सकते हैं। देखिए ये 10 पॉइंट वो पॉइंट थी जो आप अपने एग्जाम में लिखेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया कि स्त्री शिक्षा के सुधार हेतु कुछ सुझावों का विवेचना करिए, स्त्री शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु कुछ सुझावों की विवेचना करिए, तो इन पॉइंटों को आप लिख सकते हैं। बिल्कुल 10 पॉइंट ऐसा मैं आपको बताया हूं जो आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। ठीक, आइए अब थोड़ा सा हम स्त्री शिक्षा को और आगे बढ़ाते हुए, वुमेन एजुकेशन को और बढ़ाते हुए महान दौलत राम कोठारी के शिक्षा आयोग की बात करेंगे। उन्होंने क्या सुझाव दिया? महिला को और सुदृढ़ बनाने हेतु, महिला एजुकेशन को, स्त्री एजुकेशन को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने हेतु महान शिक्षा आयोग के अध्यक्ष दौलत राम कोठारी व उनके सहयोगियों ने क्या क्या सुझाव दिया, आइए इसकी बात करते हैं। 1964 में भैया शिक्षा आयोग का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत चंद कोठारी या फिर दौलत राम कोठारी भी कह लीजिए, दौलत चंद कोठारी, और इन्हीं के नाम पे ही कोठारी आयोग इसे बोला जाता है। और ये महिलाओं के, ठीक है, कोठारी आयोग ने स्त्री को सम्मानजनक स्थिति में लाने हेतु कौन कौन से सुझाव दिए, आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं बिल्कुल डीप में। यहां से आपके क्वेश्चन भी आता है। सबसे फर्स्ट सुझाव दिए, ये जो निष्कर्ष है, ये वैसे तो इन्होंने बहुत सुझाव दिया, लेकिन निष्कर्ष आपको यहां पे बताया जा रहा है कि भैया 6 से लेके 14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं हेतु अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की ही जाए। जो 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए, चाहे लड़की हो चाहे गर्ल्स, चाहे बॉयज हो चाहे लड़के हो, किसी में भैया भेदभाव ना कीजिए, सबको निःशुल्क व अनिवार्य एजुकेशन कर दिया जाए। ये दौलत राम कठोरी आयोग बताता है, यानी शिक्षा आयोग बताता है 1964 वाला। ठीक है, उसके बाद 11 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं हेतु अल्पकालीन शिक्षा व्यवस्था, यानी एक तरीके से कोई शिक्षा के लिए आपको बाध्य न किया जा रहा हो, अल्पकालीन शिक्षा व्यवस्था भी उनको करिए 11 से लेकर 14 वर्ष तक, ताकि वो और बेहतर सीख पाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बालिकाओं हेतु पृथक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कीजिए।
थोड़ा सा भेदभाव को दिखा रहा है, लेकिन ये बता रहा है अगर बालिकाओं को भैया एक्स्ट्रा नीड है तो उनके लिए पृथक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना आप करिए। ठीक, ये बताते हैं आपके शिक्षा आयोग दौलत राम कोठारी वाला। ठीक है, बालिकाओं हेतु तो विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था करिए। जो बालिकाएं पीछे रह गई हो, जो बालिकाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति की व्यवस्था करिए। और अब बात आ गई स्कॉलरशिप की, तो जो स्टूडेंट बीएड में है स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरे हैं वो स्कॉलरशिप फॉर्म भर दीजिए। ठीक, और भैया राशन कार्ड अगर नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे सर जी देखो अब क्या करें, अध्यापक हैं सब कुछ तो बताना पड़ेगा ना, पढ़ाएं भी स्कॉलरशिप भी बताएं, तो इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो जाओ, आपके कोटेदार हैं उनके पास जाएंगे और आपके भैया वो राशन कार्ड के कुछ नंबर दे देंगे। ठीक, ये काम कर लीजिएगा। अगर आपकी स्कॉलरशिप पिछली बार नहीं आई है और सब कुछ वेरीफाई हो गया तो आपको सिर्फ रिन्यूअल करना है। अगर कोई त्रुटियां रह गई हैं, किसी कारणवश वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना है। ये मैं अपने अनुभव पर बता रहा हूं, जो स्टूडेंट का मैं कई लगातार देखते हुए आ रहा हूं उन पे बता रहा हूं ये बातें, तो मान लेना मेरी बात। ठीक, अगर स्कॉलरशिप लेना है तो अब इसमें स्कॉलरशिप पे कोई बात नहीं होगी, अब क्लास पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए। और जो वीडियो अपलोड करते हैं कभी कभी स्कॉलरशिप वगैरह पे, उनको ध्यान से पूरी देखा करिए आप लोग, तो आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। तो उसके बाद अगला पॉइंट है अशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं हेतु प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। यानी जो महिलाएं अशिक्षित हैं उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा। कहोगे सर जी प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, तो हम कहेंगे देखो सर जी प्रौढ़ शिक्षा हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो पता होगा प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है। कि एक एज के बाद अगर गर्ल्स बॉयज औरत आदमी अगर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हों, बाद में भी उन्हें अगर पढ़ाना चाहते हैं तो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, यानी अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो जो महिलाएं अशिक्षित रह गई हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाइए। और एक बात और, अभी मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड ही कुछ बताने जा रहा था। हाँ, जिनका रिजल्ट नहीं आया भैया वो कैसे भरे, ये भी बात सही है। जिनका रिजल्ट नहीं आया वो कैसे भरे, तो जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो थोड़ा कुछ दिन वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद ऐसा नहीं कि लास्ट डेट निकल जाएगी, नहीं निकलेगी, आप वेट कर लीजिए। जैसे रिजल्ट आ जाता है दोनों सेमेस्टर का मिला के आपको 1000 में जितना नंबर पाए, ग्रेडिंग नहीं चलता, चाहे वीर बहादुर हो चाहे एमएसडीयू हो, कोई भी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं चलता। यहाँ पे वार्षिक अंक प्रणाली व्यवस्था चलती है जो कि सेमेस्टर वाइज में। तो 1000 में जितना नंबर पाए हैं दोनों सेमेस्टर को ऐड करके वो लिख दीजिएगा, यही आपको रिन्यूअल में ऐड करना है। आप कंफ्यूज नहीं होना, बाकी जाके स्कॉलरशिप वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आइए। बालिकाओं हेतु पृथक पृथक महिला महिला महाविद्यालय की स्थापना करिए, ये कोठारी आयोग बताता है। उसके साथ साथ बालिकाओं को विद्यालय भेजने हेतु जनता को जागरूक बनाना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके मन में जो ये भावना रहती है ना, अरे लड़कियों को क्या पढ़ाएं, लड़कियों को दूसरे के घर जाना है, अरे उनको चौका बेलना करना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उनको पढ़ाइए आगे लाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से जनता को भी जागरूक करिए, ये कहते हैं हमारे दौलत राम कोठारी व उनके सहयोगी। ठीक है, चलिए। बालिकाओं हेतु पृथक व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। ये तो ऊपर ये जो भैया पृथक महाविद्यालय कर रहे हैं या फिर पृथक व्यवसायिक व्यवस्था करने का मतलब साफ साफ है कि अगर जो लड़की अगर भैया मान लीजिए अपना व्यवसायिक शिक्षा लेके कुछ रोजगार करना चाहती, कुछ कार्य करना चाहती है, तो उस हिसाब से भी उसे एजुकेशन दीजिए। ये कहते हैं महान दौलत राम कोठारी। और यहाँ से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, और जल्दी जब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा तो यहाँ से क्वेश्चन देने वाला हूं। अब स्त्री शिक्षा के बारे में जितना मैं पिछली क्लासेज में और इतना बता दिया सफिशियंट है, खूब पढ़ लेना। अब एक क्लास और आएगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे। और एक क्लास और आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण, पर्यावरण और एक तरीके से पढ़ेंगे अपशिष्ट। अपशिष्ट में अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, 2 क्लास और आएगी और आपका ये पेपर बिल्कुल एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्त्री शिक्षा को पढ़ लिए, स्त्री शिक्षा के सुझाव को पढ़ लिए, कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा के बारे में क्या बोला था ये भी आप पढ़ लिए। अब थोड़ा सा स्त्री शिक्षा के अधिकारों में की सुरक्षा के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से प्रयास किए गए। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है बच्चे कि स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किए गए कौन कौन से प्रयास हैं, कुछ पॉइंटों में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सके,
तथा अधिकारों को प्राप्त करना उनका सदुपयोग कर पाए, यानी जो भी उनको अधिकार मिल रहा है उनको प्राप्त कर उनका सदुपयोग यानी अच्छा उपयोग कर पाए। ये भी एक तरीके से महिलाओं की एक तरीके से विकास में जागरूकता भी लाई जा रही है, सुधार भी किया जा रहा है। तो इस पॉइंट को अपने एग्जाम में आप लिख सकते हैं। और देखते होंगे तरह तरह के संगठन, तरह तरह के आयोग महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, चाहे अपने एजुकेशन के माध्यम से, चाहे अपने सोसाइटी के माध्यम से महिलाओं को बता रहे हैं कि भैया आप अपने अधिकारों की मांग करिए। तो स्त्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये फर्स्ट अधिकार आप समझ सकते हैं। सेकंड भैया उनकी सुरक्षा हेतु कौन सा प्रयास है? महिलाओं को विविध स्तर पर शिक्षा हेतु प्रयास। कोई भी स्तर हो, एक तरीके से कोई भी स्टेज हो, महिलाओं को शिक्षा दो ही। बिना एजुकेशन के कोई भी समाज आगे नहीं जा सकता। तो भैया महिलाएं भी उसी समाज में हैं, तो इनको भी कोई भी स्तर हो एजुकेशन दीजिए, ये भी प्रयास हो रहा है। उसके साथ साथ निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान, ये भी आप सभी जान रहे हैं कि जो भी अभी मैं आपको बताया था, अभी चाहे कोठारी आयोग हो, चाहे तरह तरह के जितने भी आयोग हैं, वो शुरुआती शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य कर दिए, ताकि जो लोग एजुकेशन से वंचित रह गए हैं वो भी एजुकेशन को प्राप्त कर सके, ग्रहण कर सके। प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था, जौन लोग भैया कुछ समय में अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हो, बाद में अगर पढ़ना लिखना चाह रहे हैं तो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब मान लीजिए जैसे हम ही आप हैं, अगर 10th क्लास के बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हो, अब हमारी उम्र मान लीजिए हो गई है 35 साल, ठीक है 35 साल, और फिर हम सोच रहे हैं कि हम 11th पे पढ़ें कि हम 12th में पढ़ें, तो ये गलत बात है ना। अब 35 साल का कोई 12th की क्लास में जाके बैठेगा तो अच्छी बात नहीं है ना। उसके लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, सिंपल सा फंडा यही है, ठीक है। आइए, वैसे तो शिक्षा का ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ग्रहण करने का तरीका होता है अलग अलग, ठीक है। तो इतना आप लोग जानते रहेगा। 35 साल का कोई है, कहोगे सर जी आप कह रहे हो कि 35 साल का 12th क्लास में क्यों नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि अगर आप 35 साल के हैं और रियल केजी में जाके बैठ रहे हैं तो कैसा लगेगा। तो एक तरीके से उनको प्रौढ़ शिक्षा दी जाए, ये हो सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद शिक्षा को व्यवसायिक तथा उपयोगी बनाकर भी एक तरीके से इनको उपयोगी बना सकते हैं, महिलाओं में सुधार लाया जा सकता है। जो भी आप एजुकेशन दे रहे हैं वो व्यवसायिक हो, वो उनके जीवन में उपयोग हो, तो ये भी इसका एक पॉइंट हो सकता है। जनसंचार के साधनों द्वारा महिलाओं को जागरूक करना, दिन प्रतिदिन उनको सशक्त बनाता जा रहा है। एक तरीके से जो भी हमारा मास मीडिया वगैरह है वो महिलाओं को जागरूक कर रहा है, ठीक है, और महिलाएं सशक्त भी बन रही हैं। इन पॉइंटों को भी जानते रहिएगा। महिलाओं को नौकरी में आरक्षण प्रदान करना चाहिए। उसके साथ साथ जो दूरस्थ शिक्षा तथा एक तरीके से पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था द्वारा महिलाओं को इस योग्य बनाया जा रहा है कि वे अपने अधिकारों की पहचान कर सकें। यदि आप उनका शोषण करेंगे तो वो उसका विरोध भी करेंगी। ये दूरस्थ शिक्षा, अभी दूरस्थ शिक्षा में पढ़ाया था ना इसके पहले वाली क्लास में, दूरस्थ शिक्षा मतलब फिजिकल डिस्टेंस हो, लेकिन हमारा जो कि विचार मिल रहा हो, हमारे हमारे कंटेंट आप तक पहुंच रहे हो, तो ये दूरस्थ शिक्षा है। और दिन प्रतिदिन दूरस्थ शिक्षा का प्रचलन भी बढ़ रहा है। तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कोई स्त्री अगर घर में भी बैठी है वो भी हिमांशु सर की क्लास देख पा रही है, कोई खाना वाना बना रहे हैं वो भी क्लास देख पा रहे हैं, कोई दोस्त यार अगर कहीं जा रहे हैं वो भी क्लास देख पा रहे हैं। तो महिलाएं अपने अधिकार की पहचान भी कर सकती हैं दूरस्थ शिक्षा वगैरह के माध्यम से, ये भी इसको सशक्त बनाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा। उनके शिशुओं हेतु शिशुशालाओं की स्थापना कर उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा रहा है। यह भी बात सही है। अगर महिला की स्वास्थ्य, उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनके शिशु, उनके बालकों में कोई प्रॉब्लम है, तो भैया उसका एक तरीके से निदान किया जा रहा है, देख रेख किया जा रहा है। ये भी इनको सशक्त बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, स्थानीय सरकारों के द्वारा। ये भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसको भी आप लोग जानते रहेगा 9 पॉइंट को। उसके साथ साथ जो मैं आपको नोट पॉइंट करके लिखाया हूं कि महिला अपने अधिकारों से लंबे समय तक वंचित रही हैं, जिसके कारण उनकी उन्नति नहीं हो सकी। आप सभी सहमत होंगे मेरी बात से कि हाँ सर, महिलाओं को शुरू से ही भोग विलास का एक उपकरण माना जाता है। खाली क्या माना जाता है? एक उपकरण माना जाता है। कोई बढ़िया अचीवमेंट मिल गई हमें तो भैया हम महिलाओं को स्टेज पे नचाते हैं। कुछ लोग को बुरा भी लग सकता है, लेकिन लगे, मैं यही चाह रहा हूं क्योंकि उनके दिमाग में ये बात क्लिक करे। शुरू से ही अगर कोई बढ़िया अचीवमेंट मिल गया तो महिलाओं को स्टेज पे बुला देंगे, नचाएंगे, महिलाओं को तरह तरह से कार्य करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? उनका शोषण ही तो है। अगर ये बताइए, महिलाएं ही मान लीजिए कोई अच्छा अचीवमेंट पा गई, वो किसी पुरुष को स्टेज पे बुला के थोड़ी नचवाती हैं। लेकिन ये समाज जो बाहुल्य पितृसत्तात्मक है, तो भैया ये ऐसा कर रहा है तो उनका शोषण किया जा रहा है। तो जिसके कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक इत्यादि क्षेत्रों में
महिला की समानता का अधिकार तथा न्याय प्रदान करने के लिए कुछ प्रावधान भी किए गए हैं और तरह तरह की जो भैया राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं कि महिलाओं को हम बराबरी में लाएं। और अभी मैं पूछा था अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अपने दिमाग में इसको बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये इतना जानते रहिएगा कि विश्व महिला दिवस कब, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। एक तरीके से बस इतना इसके बारे में जानते रहिएगा कि महिलाओं की जो भी अधिकार हैं, ठीक है, जो भी एक तरीके से स्त्रियों के अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कितने पॉइंटों में आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये निष्कर्ष वाला पॉइंट है, इसको अच्छे से जानते रहिएगा कि विविध स्तरों पर शिक्षा, जो भी आप लिखेगा शिक्षा से संबंधित जरूर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रयास करिए अगर वो शिक्षा से संबंधित होगा तो बेहतर रूप में आप उसे समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे समझते हैं अगले पॉइंट को। विद्यालयीकरण से क्या अर्थ होता है, यानी स्कूलिंग क्या होता है। तो स्कूलिंग का सीधे सीधे अर्थ कह सकते हैं, ये सेकंड सेमेस्टर में भी मैं आपको ये चीजें बताया हूं। विद्यालयीकरण से तात्पर्य विद्यालय तक पहुंच, ठीक है। यानी कैसे कि मान लीजिए कोई एक बालक है, मान लीजिए कोई एक बालक है बच्चे, अगर हम कहें कि बालक का विद्यालयीकरण कर दो, यानी बालक को विद्यालय तक पहुंचा दो, ठीक, बालक तक एक तरीके से विद्यालय तक पहुंचा दो, इसका एक उदाहरण हो सकता है विद्यालयीकरण का, ठीक है। तो सीधे सीधे विद्यालयीकरण से क्या तात्पर्य, विद्यालय तक पहुंच होता है विद्यालयीकरण। विद्यालय तक पहुंच के लिए सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बल भी दिया जा रहा है, यानी भैया सब पढ़ें सब पढ़ें, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं विद्यालयीकरण का अर्थ क्या है, विद्यालय तक की पहुंच, ठीक है। आइए अब बात करते हैं विद्यालयीकरण के आयोजन की आवश्यकता एवं महत्व। जहां से क्वेश्चन बन सकता है हम उसी पॉइंट पे टारगेट करते हैं, ठीक। तो इस पॉइंट को आप लोग समझिए। और कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर जी कोई आप ऐसी नोटिफिकेशन वगैरह रहती है उसे कवर नहीं करते, सर प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। देखिए, वीडियो बनाना पर्पज नहीं है, हाँ, अब कोई अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से क्या ही मिल जाएगा। जो भी न्यूज दीजिए, जो भी बच्चों को पढ़ाइए, बिल्कुल प्योर, क्योंकि उनके जीवन में खुद ही एक तरीके से युद्ध छिड़ा पड़ा है, समाज से, स्वयं से, परिवार से, भविष्य को लेके। अब उनको आप और एक तरीके से मिसगाइड करोगे तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। जब प्रैक्टिकल की डेट आ जाएगी, जब एक तरीके से कोई चीजें पता चल जाएंगी, तो द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे या तो मैं वॉइस के माध्यम से बता देता हूं, या फिर मैं किसी अन्य माध्यम से भी, या फिर अगर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो वीडियो बना देता हूं। तो कहने का मतलब जिसकी नीड है वही मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो थोड़ा सा बिलीव और थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो काहे घबरा रहे हैं। अब ऐसा नहीं ना कि प्रैक्टिकल होगा ही नहीं, 100% प्रैक्टिकल होगा, थोड़ा सा लेटेस्ट है ही। आपकी यूनिवर्सिटी, मैं बात कर रहा हूं महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी की, आपकी यूनिवर्सिटी कॉपी वगैरह चेक करके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी बात को प्रमाणित करना है तो आप सीधे सीधे जो भी बालक डीएवी कॉलेज के आसपास हैं या फिर उनका घर है, वो सीधे डीएवी कॉलेज में जाइए और सीधे हाथ जाएंगे और कुछ समय के बाद आप दाहिने हाथ पे थोड़ा सा देखेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा महाराजा सुहेलदेव कार्यालय, यूनिवर्सिटी कार्यालय। उसमें भैया कितना लोग फ्रेंडली है, किसी से जाके बात करिए और कहिए सर जी हमारा काहे प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, सब बता देंगे कि भैया प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। कॉलेज वाले डिपेंड कर रहा है प्रैक्टिकल पे, कॉलेज वाले अगर पुष्टि कर दे कि हाँ आइए आप प्रैक्टिकल ले लीजिए, तो यूनिवर्सिटी से 1-2 टीचर जाते हैं और प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन ये कॉलेज वालों की गलती है, इतना आप लोग जानते रहिएगा, और यूनिवर्सिटी वालों की गलती नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी वालों का रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, बस प्रैक्टिकल के नंबर को चढ़ा के आपका रिजल्ट अनाउंस कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आ जाता है मैं आपको अपडेट करूंगा। बच्चे परेशान मत होया करिए, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, ठीक है। आइए, विद्यालयीकरण के आयोजन हेतु कौन कौन सी आवश्यकताएं, कौन कौन से इसके महत्व हैं, इनकी आइए बात करते हैं। सबसे पहले विद्यालयीकरण के आयोजन से क्या उसकी आवश्यकता, क्या महत्व निम्न प्रकार है। सबसे पहले मानवीय संसाधनों के प्रशिक्षण हेतु, अगर सिंपल से इसके एक तरीके से इतना काट दीजिए, सिर्फ इतना जानिए कि विद्यालयीकरण से लाभ, बस समझ गए, पूरा समझ गए। मानवीय संसाधनों के प्रशिक्षण हेतु, अगर कोई बालक विद्यालय जा रहा है तो मानवीय संसाधन उसमें डेवलप होंगे कि नहीं होंगे, कहोगे सर जी होंगे। तो पहला लाभ, सेकंड लाभ सामाजिक उन्नति के लिए, एक बालक विद्यालय जा रहा है, उसका विद्यालयीकरण हो रहा है तो सामाजिक उन्नति होगी कि नहीं होगी, दूसरा लाभ। तीसरा लाभ आधुनिकरण हेतु, विद्यालय में जाओगे, अध्यापक तरह तरह के एग्जाम्पल देंगे, तरह तरह की एबीसीडी क ख ग घ अंगा सिखाएंगे, तो लाभ हुआ कि नहीं, तीसरा लाभ। उसके बाद संवैधानिक प्रावधानों हेतु सुरक्षा, उनके संविधान के बारे में जागरूक करोगे,
उनके जो भी एक तरीके से मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार हैं, इन सब के बारे में आप लोग बताओगे। तो ये तीसरा लाभ हो गया। उसके बाद नेतृत्व क्षमता का विकास हेतु विद्यालय में जाओगे, 15 अगस्त वगैरह रहता है तो भैया वो 15 अगस्त मनाया जाता है ना, 26 जनवरी मनाया जाता है ना, तो जो भी उसमें नेतृत्व वगैरह बालक करते हैं उनके अंतर लीडर की डेवलपमेंट होता है कि नहीं, लीडरशिप का, तो कहोगे होगा। तो ये सर जी अगला फोर्थ लाभ हो गया। यानी जितने भी विद्यालयीकरण से लाभ हैं उनकी आवश्यकता और महत्व है, इन सबको समझ सकते हैं। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालने हेतु एक अध्यापक ही होता है कि अगर परिस्थिति बदल रही है तो अपने छात्रों को अपना बेटा अपना बेटी समझ के परिस्थिति के अनुरूप उनको ढाल देता है। ठीक, इतना आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। तो ये आपका 6th लाभ हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय एकता व उन्नति होती हुई विद्यालय में पढ़ाया जाता है ना, जनगण मंगल कराया जाता है ना, तो ये सब राष्ट्रीय एकता के हेतु ही तो कराया जाता है। तो ये अगला लाभ हो गया। अनुशासन हेतु, अगर आप भैया डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं, अनुशासित नहीं रह रहे हैं, तो लोग कहते हैं इसका विद्यालय में एडमिशन करा दो, अरे इसको विद्यालय भेज तो खुद सुधर जाएगा। तो यानी अनुशासन करने हेतु विद्यालयीकरण इंपॉर्टेंट है। उच्च जीवन मूल्यों, नैतिक व चारित्रिक विकास। उच्च जीवन मूल्यों मतलब ऐसा नहीं कि पूरा रुपया पैसा हो तब आपका जीवन उच्च हो, नहीं, आपका अच्छा व्यक्तित्व भी हो, आप अपने अधिकारों के लड़ सके, आप दूसरों का सम्मान कर सके, आप अपना आत्मसम्मान बचा सके, आपका चारित्र, आपका एक तरीके से कैरेक्टर अच्छा हो। ये कहां से मुमकिन है? तो ये स्कूलिंग से मुमकिन है, इतना जानते रहेगा। संस्कृति संरक्षण हेतु हर देश का, हर समाज का, हर धर्म का, हर कल्चर का अपना अपना कोई न कोई संस्कृत वैल्यू होती है, एक तरीके से कल्चर वैल्यूज होती है। और ये किससे संरक्षण होगी? तो भैया ये एजुकेशन से होगी। अगर आप जो भी पढ़ने जाते हैं, अध्यापक हमेशा कहते हैं कि भैया सब धर्म समान है, सब धर्म में मानव के मूल्यों, मानव के नैतिक व चारित्रिक विकास को ही महत्व दिया जाता है। चाहे मोहम्मद पैगंबर जी हो गए, इतने महान व्यक्तित्व के समय थे भैया, जब वो अपना एक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, एक तरीके जब वो इस्लाम धर्म की स्थापना कर रहे थे, तो यकीन मानिए पूरे विश्व में एक देख मार काट, तरह तरह की चोरी छिनैती एक तरीके से व्याप्त थी। तो जो भी धर्म है उसकी अच्छाइयां भी हैं, लेकिन लोग अच्छाइयों को दबा देते हैं, सिर्फ बुराइयों को बताते हैं। हिंदू धर्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, इतना महान, इसके आधार का आज तक पता ही नहीं चला है कि सनातन धर्म कितना पुराना है, पता ही नहीं चला है। कहते हैं जब से मानव का विकास हुआ है तब से भैया एक तरीके से कह सकते हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म है। तो ये सब धर्म आपस में मिले जुले हैं, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, ठीक। और उसके बाद यहीं पे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ देता हूं कि भैया जो अकबर, महान अकबर थे, वो कौन से धर्म की एक तरीके से स्थापना किए थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, नहीं पता तो सर्च करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सीटेट के फर्स्ट पेपर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन सीटेट के सेकंड पेपर में जो लोग भैया सोशल साइंस लेंगे उनसे जरूर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम बताइए। ठीक है, आइए अगला बात बताते हैं। वो धर्म इतना चला नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्थापित किया था। आर्थिक स्वावलंबन हेतु, आर्थिक स्वावलंबन मतलब खुद के पैरों पे खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, यह भी विद्यालयीकरण का एक महत्वपूर्ण लाभ है। उसका महत्व एक तरीके से उसकी आवश्यकता है, इन पॉइंटों को आप लोग जानते रहिएगा। अब विद्यालयीकरण के आयोजन जब करते हैं तो कौन कौन समस्याएं आती हैं, कौन कौन से बाधाएं आती हैं, कौन कौन से बैरियर आते हैं, इन प्रॉब्लम्स आती हैं, इन पॉइंटों को समझिए। सबसे पहले अशिक्षा। कहोगे सर जी ई कैसे? देखो ध्यान समझना, मान लीजिए एक बालिका को लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई छात्र को लेते हैं, ठीक है, कोई छात्र या फिर छात्रा को लेते हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। मान लीजिए कोई एक बालिका स्कूल जाना चाह रही है। अब उसके घर में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। देखिए मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग अपवाद ऐसे भी होते हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे होके भी नहीं पढ़ाना चाहते। तो मान लीजिए अगर किसी घर में अशिक्षा का एक तरीके से बाहुल्य है, तो अपने बेटियों अपने बेटों को भी पढ़ाने का कतराएगा, ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ये स्कूलीकरण की समस्या में फर्स्ट है रूढ़िवादिता। कहोगे सर रूढ़िवादिता क्या होती है? तो मैं इसके पहले क्लास में बता चुका हूं, किसी अंधविश्वास का पालन करना, किसी गलत परंपरा का ढोना ही रूढ़िवादिता होती है। ठीक, तो रूढ़िवादिता अगर कोई कह दिया कि अरे बालिकाओं को स्कूल मत जाने दीजिए, तो ये रूढ़िवादिता है। तो ये भी स्कूलीकरण में एक तरीके से हम कह सकते हैं, विद्यालयीकरण के आयोजन में ये भी एक तरीके से निगेटिव रोल प्ले करता है। लिंगी असमानताएं,
लड़की लड़कों में भेद करना भी स्कूलिंग की समस्या है, विद्यालयीकरण में होने में ये भी रोकता है। उसके बाद पक्षपात तथा भेदभाव, ये तो है ही है। आर्थिक कारण भी, हाँ, अगर कोई गरीब अमीर के आधार पर भी भैया विद्यालयीकरण होता, अगर कोई बालक गरीब है, कोई बालिका के माता पिता गरीब हैं, तो क्या होता, उनको काम धंधा में लगा दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, तो आर्थिक कारण भी होता है। उसके बाद मानवीय संसाधनों का अभाव, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी अगर हमारे पास संसाधन का अभाव है तब भी हमारा स्कूलीकरण नहीं हो पाता, विद्यालयीकरण नहीं हो पाता, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। शिक्षा प्रणाली में व्याप्त दोष, व्याप्त दोष मतलब भेदभाव का दोष, एक तरीके से स्त्री पुरुष में भेदभाव का दोष ही हम कह सकते हैं कि स्कूलीकरण में एक तरीके से रोक के रखता है, एक तरीके से उसमें बाधक है, बैरियर है। जागरूकता की कमी, इसमें स्टार लगा लो, ये तो इंपॉर्टेंट है। अव्यय व अवरोधन, ठीक है, बिना आवश्यकता के ही किसी का अव्यय किए जा रहे हो या फिर अवरोधन किया जा रहा है, ये भी स्कूलीकरण के एक तरीके से अभाव हैं, स्कूलीकरण के एक तरीके से रोकते हैं, हम कह सकते हैं उनकी समस्या, उनकी बाधाएं हैं। इतना इसके बारे में आप सभी जानते रहिएगा। आइए अब विद्यालयीकरण के आयोजन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं होते हैं, उनको समझ लीजिए कौन कौन से भैया इनके महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। तो विद्यालयीकरण के ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। यानी अगर आप स्कूलिंग विद्यालयीकरण करना चाहते हैं तो जागरूकता चलाइए, ठीक, एक तरीके से जितने भी इसके दोष है ना, इसी को दूर कर दीजिए, बस ये पॉइंट अपने आप फुलफिल हो जाएगा। अगर आप भैया विद्यालयीकरण का आयोजन करना चाहते हैं तो अवरोधन का एक तरीके से नष्ट कर दीजिए, जागरूकता में जो कमी है इसे 100% ला दीजिए, शिक्षा में जो व्याप्त दोष है इसको मिटा दीजिए, आर्थिक कारण को नष्ट कर दीजिए, ठीक है, पक्षपात भेदभाव को नष्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से विद्यालय का आयोजन हो जाएगा। लेकिन इसको कुछ पॉइंटों में समझ लीजिए। सबसे पहले जागरूकता लाइए, उसके बाद पाठ्यक्रम में जितने भी दोष हैं उसको दूर करिए, उसके बाद आप जो भी बच्चों को सिखा रहे हैं वो रोजगार उन्मुख हो, व्यवसायिक हो, उनका वो जीवन में उपयोग कर पाए, सामाजिक सहयोग प्राप्त होने चाहिए। साथ साथ बालिकाओं, पिछड़े तबके के बालक को, चुनौतीपूर्ण बालकों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जो बालक किसी कारणवश शिक्षा वगैरह नहीं ले पाए हैं उनको भैया अच्छे से रोक के स्कूल में रखिए, तभी विद्यालयीकरण हो पाएगा। यानी सर्व शिक्षा अभियान का पालन करिए। पाठ्यक्रम निर्माण में व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल दिया जाना चाहिए। जब आप कैरिकुलम का निर्माण कर रहे हो तो इस आधार पर निर्माण करिए। जैसे अभी मान लीजिए आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, और निर्माण किसके लिए कर रहे हैं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। लेकिन अगर वही कैरिकुलम आप उठा के ला दिए भैया अमेरिका के, एक तरीके से न्यूयॉर्क सिटी का, तो बालक नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो उनके अनुरूप विभिन्नताएं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसके अनुरूप कैरिकुलम होना चाहिए। इस पॉइंट का भी आप लोग ध्यान रखना, विद्यालयीकरण में ये भी हेल्प करेंगे, इनकी भी बात आप लोग जानते रहिएगा। उसके बाद विद्यालयी समय को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकता अनुरूप विद्यालय का आयोजन में ढालना। ध्यान से समझना, आप जो भी भैया विद्यालय आपका समय है, आवश्यकता अनुरूप, आप स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उनको ढालिए। जो वहां की सिचुएशंस हैं, जो वहां की समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप विद्यालयीकरण का आयोजन करिए। एक तरीके से विद्यालय समय को रखिए, ये भी इसका एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल हो गया। अब विद्यालयीकरण जड़ से हम लोग समझ लिए हैं। विद्यालय के आयोजन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझे कि आयोजन करते समय कौन कौन से पॉइंटों को ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि विद्यालयीकरण के आयोजन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इनको भी हम लोग समझे। उसके साथ साथ विद्यालयीकरण के आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती, उसके महत्व क्या है, इसको समझे हैं और विद्यालयीकरण को समझे हैं। यानी विद्यालयीकरण का तात्पर्य है विद्यालय तक की पहुंच, यानी विद्यालय तक जाना। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से जानते रहिएगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग लिंगी भेद की, इसके बाद आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। देखिए बच्चे, कहोगे सर जी ये लिंगी भेद हमेशा रिपीट हो रहा है। हाँ, रिपीट हो रहा है। अब आपके इसीलिए मैं कहता हूं ना, पेपर का नाम रट लीजिए। पेपर का नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो बताइए, जब जेंडर पेपर का नाम है तो ये जेंडर शब्द हर जगह आएगा कि नहीं आएगा? कहोगे सर जी आएगा, इसीलिए आप पढ़ा रहे हो। हाँ, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। आइए, लिंगी विभेद क्या होता है? लिंगी विभेद क्या होता है इसे समझिए। बालक श्रेष्ठ है, बालक सर्वश्रेष्ठ है, बालक कुल का गौरव है, बालक कुल का नाम आगे ले जाएंगे। कहोगे आपको क्या हो गया सर जी? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लिंगी विभेद बोल रहा है, ये हिमांशु सर नहीं बोल रहे हैं। बालक तो श्रेष्ठ हैं, लड़कियां तुच्छ हैं, लड़कियां कुछ कर ही नहीं सकती जीवन में। अरे उनको पीछे बैठाओ क्लास में। अरे उनको क्लास में क्यों ला दिए? हटाओ हटाओ, निकालो निकालो, उनको दूसरे क्लास में बैठाओ।
बालकों का पढ़ाई रुक जाएगा। अरे भैया, बालिकाओं को विद्यालय क्यों भेज रहे हो? उनको पढ़ाना लिखाना क्या फायदा, वो तो दूसरों के घर जाएंगी। कहोगे सर जी आपको हो क्या गया? भैया मुझे नहीं हुआ कुछ, मैं जो लिंगी विभेद के अंतर्गत आता उसे बता रहा हूं। हाँ कहोगे आप सही है सर जी। देखिए, बालक श्रेष्ठ है, बालक कुल का गौरव है, यानी आपके वंशज के गौरव हैं, कुल का नाम आगे ले जाने वाले हैं, रोशन करने वाले होते हैं, बालिकाओं की अपेक्षा प्रमुख है वो। इस प्रकार लिंगी आधार पर किया जाने वाला भेदभाव ही क्या है? लिंगी भेद विभेद कहलाता है। अगर आप बालक उसके साथ साथ यदि आप भैया बालिका में कोई भी भेदभाव कर रहे हैं, वो क्या है? लिंगी विभेद है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है लिंगी विभेद से आप क्या समझते हैं, तुरंत कह देना कि बालक बालिकाओं में किसी भी आधार पर, पहनावे के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, बोलचाल के आधार पर, उठने बैठने के आधार पर, विद्यालयीकरण के आधार पर, समाज के आधार पर, एक तरीके से भैया आने जाने के आधार पर, ये शादी विवाह के आधार पर, उनकी इच्छा के आधार पर, व्यवसायिक आधार पर, जितने भी आधार हो सकते हैं, सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार, आर्थिक आधार, जितने भी आधार हो सकते हैं, अगर भेदभाव कर रहे हैं तो वो लिंगी विभेद है। कहोगे हाँ सर जी समझ गए, आगे बढ़िए। आइए अब देखिए, लिंगी विभेद तो समझ गए, पाठ्य पुस्तक में लिंगी विभेद को कम करने के लिए क्या सुझाव हैं? अब कहते हैं ना कि मैं आपके अंदर हमेशा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहता हूं। अब आप अपनी आंख बंद करना, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा मैं कुछ की पॉइंट बता देता हूं। जब अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये क्वेश्चन हमेशा 500 वर्डों में पूछता है कि भैया पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक विभेद को कम करने हेतु आप एक अध्यापक कौन कौन सुझाव देंगे? आप भी बीएड कर रहे हैं ना, अध्यापक ही तो बनने जा रहे हैं, तो बताइए अगर आप चाह रहे हैं कि लिंगी विभेद को हम जड़ से समाप्त करना चाहें, और मैं एज अ टीचर हिमांशु आपके हाथ में किताब दे दिया और बोला कि आप इसमें लिखो कि कौन कौन से सुझाव देंगे, तो क्या लिखेंगे? तो आंख बंद करेंगे और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहेगी ना, तब चीजें समझ पाएंगे। अभी मैं जो ऊपर बताया इतनी बातें कि भेदभाव ना करिए, अध्यापक किसी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करे जिससे किसी को हीन भावना उत्पन्न हो, तो ये सारी पॉइंटें आपके पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। स्त्रियों की छवि में एक तरीके सुधार लाइए, इन पॉइंटों को मेंशन कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक में लिंगी भेदभाव को समाप्त करने के लिए। ठीक है, आइए फर्स्ट सुझाव की बात करते हैं, एक एक सुझाव को समझ लेना, एग्जाम में लिखना। आइए बिल्कुल डेप्थ में चलते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो सिर्फ क्लास पे फोकस किया करिए, क्योंकि आज के सिर्फ और सिर्फ 1 साल बाद आप ना ही बीएड में रह जाएंगे, ना ही आपका कोई सेमेस्टर बचेगा, ना ही कोई रिजल्ट रुकेगा। लेकिन अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो भैया नॉलेज की कमी रहेगी, और हमेशा जैसे ग्रेजुएशन प्राइवेट करके पास हो गए वैसे बीएड भी पास हो जाएंगे, लेकिन बीएड का अर्थ नहीं समझेंगे। थर्ड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप बेहतर तरीके से चारों सब्जेक्ट को पढ़े, सेकंड सेमेस्टर में मेरे निरीक्षण में आप पैडागोजी को भी पढ़े हो, अपने सब्जेक्ट को भी पढ़े हो, उसके साथ साथ थर्ड सेमेस्टर में दोनों पेपर बिल्कुल डेप्थ में पढ़े हैं। तो इस प्रकार से खूब बेहतर रूप में समझिए। आइए बात करते हैं हम लोग कि पाठ्य पुस्तक जो भी हमारी टेक्स्ट बुक है, एक होता है टेक्स्ट बुक, एक होता है भैया पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम संपूर्ण विद्यालय के आयोजन को प्रदर्शित करता है। अरे अब पाठ्यक्रम को कैसे बताऊं, ये शायद आप पढ़े हैं कि नहीं? हाँ पढ़े हैं ना, आपके पेपर में था नॉलेज कैरिकुलम। हाँ नॉलेज कैरिकुलम था ना एक पेपर में आपका, शायद सेकंड सेमेस्टर में। तो पाठ्यक्रम खूब पढ़े हम लोग। पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर होता है, इतना जानते रहिएगा। कैरिकुलम में, टेक्स्ट बुक में और सिलेबस में भी अंतर होता है। पाठ्य पुस्तक किसी विषय वस्तु को प्रदर्शित करती है, भैया कैरिकुलम पूरे पाठ्यक्रम के स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक, तो आइए पाठ्य पुस्तक में लिंगी विभेद को कम करने हेतु कौन कौन सुझाव हो सकते हैं, इन पॉइंटों को आइए समझते हैं। शैक्षिक सामग्री का उत्पादन संविधान में निहित भावना तथा मौलिक अधिकारों एवं समानता के अनुरूप होना चाहिए। जो भी आप शिक्षण सामग्री, शैक्षिक वस्तुओं, एक बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं शिक्षक सामग्री के रूप में, संविधान के अंतर्गत ही होना चाहिए, मौलिक अधिकारों व समानता को प्रदर्शित करता हो, ये आपके पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए। इस पॉइंट को समझ लेना। सेकंड पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, समझने वाला है, कई पॉइंट इसमें बना के आप खुद लिख सकते हैं। पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु में जहां संशोधन की आवश्यकता है वहां भैया, वहां संशोधन की आवश्यकता है जहां महिलाओं का चित्रण केवल गृहिणी की तरह किया गया है, यानी पाठ्यक्रम और आपके टेक्स्ट बुक में वहां संशोधन कर दीजिए जहां पे एक महिला को सिर्फ अच्छी गृहिणी बताया गया है।
एक महिला अच्छी गृहिणी के साथ साथ भैया एक नागरिक, एक अच्छी नागरिक देश में विकास भी कर सकती है, योद्धा भी होती है, एक भैया राजनेता भी होती है, ठीक है, एक राष्ट्रपति भी होती है। तो अच्छी गृहिणी जहां जहां दिखाया गया है उसे नष्ट करिए, बल्कि एक उसे सुलभ महिला दिखाइए। पुरुषों के समान महिला की उपाधि को शामिल करना आवश्यक है। और उसके बाद पिता का भैया खाना बना रहा है, माता बल्ब लगा रही है, लड़की स्कूल से भैया साइकिल पर लौट रही है, लड़का झाड़ू लगा रहा है, ऐसा चित्र दिखाइए तो आप लिंगी भेदभाव को समाप्त कर देंगे। कहेंगे सर जी बहुत बड़ी बड़ी बात कहते हैं, ये मुमकिन थोड़ी है। भैया अब किताब है, अगर आपको मौका मिल गया, आप खूब अच्छे से पढ़ लिख लिए और मान लीजिए एनसीईआरटी के विभाग में आप शामिल हो गए, अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई किए, बीएड खूब मन से किए, इंटरव्यू वगैरह दिए, तो अगर आप एनसीईआरटी की जो एक तरीके से संगठन है उसमें शामिल हो गए, एनसीईआरटी की काउंसिल में शामिल हो गए, जब आप कैरिकुलम का निर्माण करेंगे, एनसीईआरटी ही करती है प्राइमरी स्तर का, तब आपके दिमाग में आएगा अरे सर हिमांशु सर तो बोले थे कि लड़का उसे झाड़ू लगाते हुए दिखाओ, तब आप इसका यूज कर पाओगे। ठीक, तो इस प्रकार से कैरिकुलम में आपके टेक्स्ट बुक में इन सबका चित्रण होना चाहिए, इन पॉइंटों को समझते रहिएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु एक लिंगी समिति जिसमें अकादमिक, नारीवाद, साहित्यकार, सरकार इत्यादि शामिल हो, उसमें यह आप सुनिश्चित करिए कि लिंगी भेद से मुक्त हो, जिसमें भैया एक तरीके से जितने भी आपकी बायोग्राफी वगैरह हैं वो लिंगी भेद से मुक्त हो। इस तरह की पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। बालिकाओं के स्थान के बारे में, सतही सोच के बारे में, यानी जो परंपरा थिंकिंग चली आ रही है उसको नष्ट करके उनकी वास्तविक स्थिति को महसूस करके लिखा जाना चाहिए पाठ्य पुस्तक में। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज बहुत कम महिलाओं की आत्मकथा पढ़ाई जाती है। सरोजनी नायडू के बारे में बताइए, लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए, रजिया सुल्तान के बारे में बताइए। इन महिलाओं की आत्मकथा भी कम निर्मित हुई है। इनकी संख्या को बढ़ाकर बालिकाओं को प्रेरित करिए तो लिंगी भेदभाव अपने आप नष्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले पे कि लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्य वस्तु की क्या भूमिका होती है। अभी हम लोग इसके सुझाव को समझे हैं। सबसे बात, आदर्शवादी पाठ्य पुस्तकों का समावेश। एक तरीके से जो भी आपकी पाठ्य पुस्तकें हो भैया वो आइडियल होनी चाहिए, उनका समावेश होना चाहिए पाठ्य पुस्तकों में। अगला पॉइंट है कि लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है। तो सकारात्मक सोच पर आधारित पुस्तकें, यानी जो भी भैया आप पाठ्य पुस्तकें तैयार करें पॉजिटिव थिंकिंग पे होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग को नहीं दिखानी चाहिए, भेदभाव ना होना चाहिए, समानता की भावना का समावेश, महिला के सशक्तिकरण का समावेश, महिला स्वयं में सक्षम हो पाए, और सशक्तिकरण पे क्लास लेके आने वाला हूं जल्दी ही। नैतिकता आधारित पाठ्य पुस्तकें, मोरलिटी के बारे में पता होना चाहिए, नैतिकता के सही गलत के बारे में पता होना चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि भैया लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने हेतु पाठ्य पुस्तकों की ये भूमिका हो सकती है। अब थोड़ा सा हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में चलेंगे, कैरिकुलम के बारे में चलेंगे कि लैंगिकता को समानता, लैंगिक एक तरीके से लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है, इसे समझेंगे। देखिए, अगर कुछ पॉइंटों में भी ये क्लास समाप्त हो सकती थी, इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर डेप्थ में नहीं जाते तो आपको समझ में नहीं आता, और कोई पॉइंट अगर मिस हो जाती तो मुझे भी चैन नहीं आता कि कुछ पॉइंट मैं मिस कर दिया हूं, बच्चों को नहीं बताया हूं। इसीलिए सारी पॉइंटों को आपके साथ डिस्कस करता हूं, ताकि जब एग्जाम में आप कॉपी लिखना चालू करो तो आपको पेपर एक तरीके से आपकी कॉपी का पेज गिनना ना पड़े, आपकी कलम ही चलती रहे। इतना मैं आपको प्रिपेयर कर देता हूं और मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग ऐसा करते भी हैं। ठीक है, आइए एक तरीके से लैंगिक समानता की बात जब आए ना, अगर आपसे पूछे लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं, तो भैया स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव ना हो, सब लोग समान रूप से आगे बढ़ रहे हो, वही लैंगिक समानता है। और कहेंगे लैंगिक विभेद क्या है, तो स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जा रहा है, वही लैंगिक विभेद है। ठीक है, आइए तो लैंगिक समानता को और मजबूत करने के लिए पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है इसे समझिए। सर्वांगीण विकास पर आधारित पाठ्यक्रम, जो भी आप करिकुलम का निर्माण कर रहे हैं, एक तरीके सबका विकास हो, अधिगम गतिविधियों में समानता, लड़की लड़के एक साथ सीखते हो,
कुछ क्लास में इसे देखते हैं, कहते हैं पहले लड़कियां पानी पी के आएंगे फिर लड़के पानी पीने जाएंगे। एकदम इस चैन को तोड़ दीजिए भैया, घंटा टंटनाइए और सबको साथ में छोड़िए। महिलाएं इतना सक्षम है कि उनका कोई अगर कुछ बोलेगा तो मुंह तोड़ जवाब दे सकती क्लास में। हाँ, बस ये काम होना चाहिए कि उनके सपोर्ट में अध्यापक हो बस। तो साथ में ही समान गतिविधियां होना चाहिए, सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए सबको भी। और यकीन मानिए, क्लास में जब एक लड़का पढ़ने जाता है तो उसके अंतर्गत प्राइमरी का बालक है, कोई लड़की लड़का में भेदभाव नहीं करता। ठीक, कोई वो भेदभाव नहीं करता, सबको समान समझता है। लेकिन अध्यापक व क्लास का मैनेजमेंट और भैया उसके समाज के लोग ही लड़की लड़का में अंतर करवाते हैं। अगर वो शुरू शुरू में ही बता देते हैं कि जैसे तुम हो वैसी एक लड़की भी है, जैसे तुम्हारे सब ऑर्गन हैं, बॉडी पार्ट हैं, वैसे लड़कियों के भी बॉडी पार्ट हैं, जैसे तुम्हारे भी सब, कहने का मतलब है कि भैया तुम भी एक प्रकृति का एक तरीके से रूप हो, वो भी प्रकृति का ही रूप है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन ये अध्यापक नहीं बताते, बल्कि कोई ऐसा चैप्टर वगैरह आता है, देखते होंगे 10th क्लास वगैरह में सब लोग ये फेस किए होंगे, अगर कोई ऐसा चैप्टर वगैरह आता है जिसमें हमको सेक्स के बारे में, लैंगिकता के बारे में, जेंडर के बारे में बताना रहता है, तो अध्यापक ऐसा ऐसा वो टॉपिक को गायब करते हैं, टप से ना पढ़ाते ही नहीं है। वो लड़कों की गलती नहीं है, वो अध्यापक की फेलियर है। वो सोचते कि बच्चे मजा लेंगे, नहीं, आप ऐसा पढ़ाने लगिए। अब मैं अपने क्लास में आज तक ही पढ़ाते आ रहा हूं, मैं हर क्लास में लैंगिकता, सेक्स पढ़ाया हूं। मजा लगे बीएड के स्टूडेंट कोई हंस दे, कोई कुछ कह दे कि अरे सर जी सेक्स पढ़ा रहे हैं, लैंगिकता पढ़ा रहे हैं, नहीं। अगर आप पढ़ाने के प्रति समर्पित हैं, ईमानदार हैं, तो जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, कितने भी एक तरीके से स्टूडेंट जो होते हैं ना, थोड़ा सा दुष्टपना करते हैं, उनका नेचर है, किशोरावस्था में होते हैं ना, स्टेनली हॉल कहते हैं ना, उनके अंतर्गत भैया हार्मोन्स का ज्वाल फूट रहा होता है, वो हंसेंगे। लेकिन आप उनको ऐसे पढ़ाइए कि वो बिल्कुल आप में मंत्र मुग्ध हो जाए। मैं, आप थोड़ा सा बिलीव करिए, शुरू से पढ़ाते हुए आ रहा हूं, लैंगिकता सेक्स क्या होता है, सेक्स को सुदृढ़ बनाने हेतु कौन कौन से, लेकिन मजाल क्या कोई स्टूडेंट इसको अन्यथा ले ले। अगर आप पढ़ाने के प्रति ईमानदार हैं तो स्टूडेंट पढ़ने के प्रति भी ईमानदार है। लेकिन भैया क्या करोगे, कहते हैं ना कि अध्यापक टॉपिक आते ही गायब हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से आप चाहेंगे कि जो भी आपके अधिगम की एक तरीके से अधिगम गतिविधि में आप समानता लाइए, यानी कि बालक बालिकाओं को साथ में सीखने का अवसर दीजिए। ये भी इसके पॉइंट है, लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में पाठ्यक्रम की भी भूमिका है। उसके बाद पाठ्यक्रम में सकारात्मक भाषा क्या होती है। कहोगे सर जी सकारात्मक भाषा क्या होती है, तो भैया सकारात्मक, एक अध्यापक जिस भाषा का उपयोग करता है, पाठ्यक्रम में सकारात्मक भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी भी तथ्य को बालिकाओं के नाम से ही संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि बालिकाएं बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं। जैसे क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, कहेंगे कोई लड़की मान लीजिए कोई लड़की राधा है, कोई राधा तुम सुने खाना बहुत अच्छा बनाती हो, कल मेरे लिए पनीर लेके आना। ये बात भैया लैंगिक आपके रूढ़िवादिता को दिखाता है। ये शब्द का प्रयोग मत करिए। कोई लड़का भी है, उसे भी कह सकते हैं कि बाबू तुम खाना अच्छे बनाते हो, तुम पूरी छान के लाना, ये बात भी बोल सकते हैं। तो भेदभाव वाला शब्द उपयोग मत करिए, यानी कि ध्यान समझना। और ये भी मत कहिए कि भैया बालिकाएं बहुत अच्छा सिलाई करती हैं, ये सब शब्द का प्रयोग मत करिए। ये भी पाठ्यक्रम में सकारात्मक भाषा का उपयोग करिए, यानी एक तरीके से आप समझ सकते हैं सकारात्मक भाषा के रूप में सिलाई, भोजन पकाना एक तरीके से बालक बालिकाओं के भी आवश्यक गुण है। किस किताब में लिखा गया है कि भैया सिलाई केवल बालिकाएं ही करेंगी? अगर सिलाई सिर्फ बालिकाएं ही करती तो पैंट बुशर्ट आज बालिकाएं ही सिलती रहती। लेकिन हमारी सोच संकुचित हो गई है, कुंठित हो गई है कि भैया सिलाई का जब शब्द सामने शब्द आता है तो हम महिलाओं को समझते हैं, बालिकाओं को समझते हैं। भोजन पकाना अगर महिलाओं का काम होता तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सिर्फ महिलाएं ही दिखती। तो इससे ये होता है कि सिलाई करना, भोजन पकाना बालक बालिकाओं दोनों का गुण है और ये दोनों को सीखना चाहिए। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करिए जिसमें लैंगिक विभेद को दर्शाता हो पाठ्यक्रम में, ठीक है। विषयों के चयन में परंपराओं का विरोध, यानी लड़की हो तुम सिलाई सीख लो, लड़की हो तुम भैया स्वेटर बिन लो, अरे ये तो ज्यादा हो गया, लड़की हो तुम सिलाई सीख लो, लड़की हो तुम कोई और सब्जेक्ट ले लो, तुम साइंस मत पढ़ो। तो इन सब का विरोध करिए, उस पाठ्यक्रम में विरोध होना चाहिए। पाठ्यक्रम में समानता, स्त्री और पुरुष बालक बालिका हो, उनके पाठ्यक्रम में एक तरीके से इक्वालिटी होना चाहिए, समानता होना चाहिए। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
पाठ्यक्रम सहगामी होना, सहगामी क्रियाओं में समानता, यानी साथ में दोनों सीखे, रुचि और योग्यता के अनुसार विषय होना चाहिए। जो भी बालक या बालिका जो भी सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं उनके रुचि के अनुसार सब्जेक्ट होना चाहिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास यहां से शुरू होने जा रही है, इसको अच्छे से समझना कि कक्षा में लैंगिक समानता को स्थापित करने में एक टीचर, एक अध्यापक, एक शिक्षक, एक समाज निर्माता का क्या भूमिका है। अगर क्लास में लैंगिक समानता, गर्ल्स और बॉयज में बिल्कुल आप भैया समानता लाना चाहते हैं तो अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है। इस हिसाब से आइए समझते हैं उनको कौन कौन सी पॉइंटों को ध्यान में रखना चाहिए। अध्यापक को लैंगिक भेदभाव वाले शब्दों के बजाय लैंगिक समावेशित अथवा तथर शब्दों का उपयोग करना चाहिए, यानी कोई ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे यह दिखाता हो छोटे छोटे बच्चों में कि आप लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं। यह अध्यापक को ऐसे गुण अपनाना चाहिए। उसके साथ साथ शिक्षक को अपनी अभिवृद्धि में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए, यानी सिचुएशन के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए जिस प्रकार की आपकी परिस्थिति है क्लास में। ठीक है, सकारात्मक व एक तरीके से लैंगिक तटस्थता के उदाहरण देने चाहिए। जो भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं वो भैया क्या होने चाहिए, लैंगिकता को एक तरीके से समान दिखा रहे हो, सकारात्मक होने चाहिए, भेदभाव जड़ से समाप्त किए जाने चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें आप लैंगिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। कहते हैं ना, कुछ छोटे छोटे चीजें भले दिखाई नहीं देती लेकिन वो आगे जाके भैया विराट रूप ले लेती हैं। अगर एक अध्यापक ही लड़के लड़कियों में भेदभाव करेगा तो आगे जाके वही विराट रूप ले लेंगी। तो शुरू में ही इनको नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद परंपरागत भूमिकाओं में आवश्यक परिवर्तन करके छात्र छात्राओं के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए, यानी लड़की लड़कों में आप अंताक्षरी खिलवा दो, उनको एक तरीके से भैया बातचीत करवाइए, ग्रुप डिस्कशन करवाइए। तो परंपरा की भूमिकाओं को एक तरीके से नष्ट कर दीजिए। लड़के अलग बैठेंगे, लड़कियां अलग, जो जहां बैठना चाहे बैठ सकता है। और लड़कियों को इतना जागरूक कर दीजिए कि वो अपने अधिकार को स्वयं प्राप्त कर पाए। तो ये सब पाठ्यक्रम का एक तरीके से उपयोग है। अगर इतना सब का इंप्लीमेंट हो जाए एजुकेशन में तो शिक्षा सोचो कहां चली जाएगी। माता या पिता से कोई बात पूछकर आने के लिए कहने के बजाय आप पेरेंट्स कहिए। ठीक है, एक तरीके से पेरेंट्स शब्द कहना उपयोग होगा, ये ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी सही है। आप माता पिता ये क्लास में ये मत बोलिए कि जाना तो अपने माता से पूछ के आना कि सब्जी कैसे बनती, नहीं, आप पूछो कि अपने पेरेंट्स से पूछ के आना कि सब्जी कैसे बनती है। इस तरीके के शब्द का उपयोग करिए तो बेहतर होगा। उसके बाद लड़के लड़कियों को जानबूझकर अलग अलग नहीं बैठाना चाहिए, उन्हें मिश्रित रूप में बैठाना चाहिए। कहते हैं तुम लड़की हो, तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, लड़के पीछे चले जाएं। ये भैया क्या लड़के क्या कोई दुश्मन है लड़कियों के? हैं, वो भी, उनका भी जन्म तो एक बेटी एक माँ से ही तो हुआ है, उनको खा नहीं न जाएंगे वो। लेकिन आप खुद क्लास में भेदभाव उत्पन्न कर दिए हैं कि तुम लड़के हो, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। भैया लड़के क्या वो एक तरीके से जंगल से आए हैं? नहीं। तो आप दोनों को साथ बैठाइए, उनको बताइए कि भैया जो आपके बगल में बैठी है लड़की या फिर जो आपके बगल में लड़का बैठा है वो भी एक इंसान ही है, एक प्राणी ही है, वो भी आपकी तरीके से सांस लेता है, भोजन करता है, अपने क्रियाक्रम करता है। तो उनको साथ ही बैठाइए, उसमें भेदभाव मत करिए। लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाली इस मानक पर खरे उतरने वाली पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। जो लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता हो इस प्रकार के पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करिए। ठीक है, इसी के साथ भैया आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसमें हम लोग स्त्री शिक्षा को समझे हैं, विद्यालयीकरण को समझे हैं, लैंगिक विभेद को समझे हैं, लैंगिक विभेद को कैसे नष्ट कर सकते हैं इसे समझे हैं, पाठ्य पुस्तक में लैंगिक समानता को सुदृढ़ कैसे कैसे इसे समझते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद 2 क्लास और आएगी। एक क्लास में हम लोग महिला सशक्तिकरण को समझेंगे। इसी क्लास में मैं महिला सशक्तिकरण को बता देता, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग से बताना इंपॉर्टेंट है। और एक क्लास में मैं आपको थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में बताऊंगा, अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में बताऊंगा कि महिलाएं अपशिष्ट प्रबंधन करने में कैसे एक तरीके से सक्षम है, पर्यावरण मैनेजमेंट में महिलाएं कैसे सक्षम हैं, और उसके बाद महिला सशक्तिकरण क्या होता है। 2 क्लास और आएगी और आपका पेपर सेकंड बिल्कुल अच्छे से समाप्त हो जाएगा। और हाँ, एक बार जो स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर का नोट्स नहीं लिए हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं बीएड का, अगर उनका पेपर मैच हो रहा है, नोट्स नहीं लिए तो इस नंबर पे संपर्क करिए 9005587371। बिल्कुल सिलेक्टेड, बिल्कुल मेहनत के साथ
अच्छे से नोट्स तैयार किया जाता है ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, जो आप SEO सीरीज खरीदते हैं, जो आप एक तरीके से अन्य मटेरियल खरीदते हैं, उससे अच्छा है कि द परफेक्ट स्टडी का आप नोट्स लीजिए। एक तरीके से द परफेक्ट स्टडी को आर्थिक रूप से आप हेल्प भी देंगे, अपना सहयोग भी दे देंगे, ताकि सुचारू रूप से चलता रहे और बेहतर कंटेंट भी मिलेगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखे हैं, सेकेंड सेमेस्टर में भी देखे हैं, बेहतर रूप में आपको कंटेंट मिलता है। थोड़ा सा भैया फीस है, आप उसको फीस को पे करना है, 149 इसकी फीस है, आप पे करके नोट्स ले सकते हैं। और ये फीस बिल्कुल अब फिक्स रहेगी, ना ही कम ना ही ज्यादा कभी होगी। ठीक है, आइए अब बात हम लोग कर लेते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं। तो कहेंगे सर जी क्लास नंबर 13 में पढ़े हैं स्त्री शिक्षा क्या होती है, वुमेन एजुकेशन क्या होता है, और विद्यालय स्कूलिंग क्या होता है, उसके साथ साथ लिंगी विभेद कैसे होता है, कैसे इसमें समानता स्थापित करते हैं, इन पॉइंटों को समझे। कोठारी कमीशन 1964। और भैया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। इसके बाद 2 क्लास और आएगी, क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15, और अगर कुछ बच जाएगा तो एक क्लास में, अच्छा हाँ, एक क्लास में थोड़ा योजनाओं को समझेंगे कि लाडली सुकन्या, एक तरीके से इन सब योजनाओं को क्या समझेंगे। यानी 2 से 3 क्लास और आएगी तो पूरी क्लास बिल्कुल बेहतर रूप में समझ आ जाएगी। उसके बाद लगातार मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है, और जैसे पेपर समाप्त होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा मेरा कुछ रूल होता है, मैं मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम टाइम में देता हूं। अगर पहले मैं दे दूंगा ना तो आप खाली रट लेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो उसको एग्जाम टाइम में ही दूंगा। सब कुछ रेडी हो गया है और जल्दी ही सारी चीजें होती रहेंगी। सीएटी के क्लास में भी बेहतर रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी सब चीजों को कवर करेंगे। बस आप द परफेक्ट स्टडी पे बने रहें और अपने दोस्त यार तक द परफेक्ट स्टडी को जरूर शेयर किया करिए। एक अपनी फैमिली मान के, एक अपना परिवार मान के, अपना भाई, अपना टीचर हिमांशु सर को मान के अच्छे से आप लोग जुड़े रहिए, खूब मेहनत लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।